Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Shanket Jaite. Today, we are going to discuss about the carbon-carbon bond formation. How to form a bond between two carbons. Generally, carbon is electrophilic in nature. Electrophiles are electron-deficient species which accept the electrons. So it is difficult to form a bond between two electrophiles. मतलब हमारे पास दो कैसे कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, मतलब दोनों कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कभी भी बॉन्ड तैयार नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस. देयर इज नॉट पॉसिबल the bond formation between two electrophilic species or two nucleophilic species, because nucleophile means electron rich species. So for bond formation we require one electrophilic species and one nucleophilic species. तो हमें बॉन्ड तैयार करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए. लेकिन जनरली हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है? जनरली कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. अगर कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड तैयार करने के लिए वो दोनों कार्बन में से एक इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए और एक न्यूक्लियोफिलिक चाहिए. लेकिन जनरली कार्बन कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है, सो दो कार्बन के बीच में बॉन्ड तैयार करना डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों कार्बन क्या रहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल रहेंगे. और आगे बॉन्ड तैयार करने के लिए हमें एक कार्बन कैसा चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक चाहिए. सो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन वन कार्बन शुड बी न्यूक्लियोफिलिक एंड वन शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक. सो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन स्पेसीज कौन सी है? इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक. एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 सिंपल हाइड्रोकार्बन है. इसमें सभी कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है. Cyclic compounds, benzene ring. Again, all carbons are electrophilic. Next one. Again, all carbons are electrophilic. The cyclohexane, chair conformation. This is again benzene ring attached with the X. X means the halogens or the electronegative groups. Again, this carbon is electrophilic. This is the functional group, carbonyl functional group. Again this carbonyl carbon is electrophilic because the electrons are abstracted by this electronegative oxygen. The RX, the alkyl halides or the aryl halides, again the X are nothing but electronegative groups or the atoms. अभी electronegative groups क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, उसकी वजह से R के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसलिए जनरली जो भी हम कंपाउंड्स लेते हैं उसमें कार्बन जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहता है. तो ऐसे एग्जांपल चाहिए हमें जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफिलिक चाहिए हमें, क्योंकि अगर बॉन्ड तैयार करना है कार्बन कार्बन के बीच में तो एक कार्बन पॉजिटिव चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए और एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक चाहिए निगेटिव चाहिए. फिर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के एग्जाम्पल्स क्या है? When carbon is attached with more electropositive species, then carbon will act as a nucleophile. अगर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसीज के साथ उसका बॉन्ड तैयार हुआ है तब कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा. सो ऐसे कौन से हैं? सो मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन. कार्बन से भी मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. The compounds having bond between carbon and metal are called as organometallic compounds. और ऐसे compounds को हम कहेंगे organometallic compounds जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड तैयार होगा. Example, the bond between this metal having positive charge and carbon having negative charge. तो ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो ग्रिग्नर रिएजेंट, हम बेसिक्स 12th क्लास से. द RMgX, इसमें मैग्नीशियम जो है मेटल है, X जो हैलाइड है और R जो है वो है हमारा कार्बन. सो इसमें
आर के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल जो है मैग्नीशियम वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सिंपल लिथियम कंपाउंड्स CH3CH2Li, इसमें भी मेटल जो है, मेटल से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो उसे डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम कॉपर कंपाउंड्स, इस कार्बन के ऊपर डायरेक्टली अटैच कॉपर को कार्बन जो अटैच है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक कार्बन्स भी रहते हैं, लेकिन कब रहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, उसमें हमें कार्बन न्यूक्लियोफिलिक मिलेगा। लेकिन हर बार तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल तैयार करना पड़ेगा। दिस इज हाउ टू मेक द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, कि हर बार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम यूज नहीं कर सकते, तो कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक कैसे कर सकते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है। We can make nucleophilic carbon by simply treating it with base. सिंपल है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसको बेस के साथ रिएक्शन करना है। तो बेस क्या करेगा, तो बेस इज गोइंग टू abstract more acidic proton from carbon, due to which carbon acquires negative charge and hydrogen acquires positive charge. सिंपल है, बेस क्या है, बेस की प्रॉपर्टी है कि बेस इज गोइंग टू abstract the more acidic protons. अगर बेस ने एसिडिक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, H+, और वो जो एसिडिक हाइड्रोजन जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम मैकेनिज्म में दे सकते हैं, बेस ने ये एरो दिखाया हाइड्रोजन की तरफ, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस अल्फा कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ, सो अल्फा कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। मतलब ये जो कार्बन है वो कार्बन हमारा कैसा है, निगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। ये कार्बन छोड़ के बाकी सभी कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन इस कार्बन को हम न्यूक्लियोफिलिक तैयार कर सकते हैं। तो सिंपली ट्रीटिंग इट विथ द बेस। सो अगर हमने बेस कैटालाइज रिएक्शंस की, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो बेस क्या करेगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो है कार्बोनिल कार्बन है, ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच कार्बन जो है उसे मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन, वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन रहता है अल्फा कार्बन और उसके नेक्स्ट रहता है बीटा कार्बन। सो इस केस में बेस बीटा हाइड्रोजन नहीं लेगा, वो लेगा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही मोर एसिडिक रहता है एज कंपेयर टू बीटा हाइड्रोजन। पोजीशन देख सकते हैं हम एग्जांपल में। पहला एग्जांपल कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, नेक्स्ट वाले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। ऐसे हर एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि उनकी पोजीशंस कैसे रहती है। डायरेक्टली अटैच रहता है अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक रहता है। सो अल्फा कार्बन इज मोर एसिडिक बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो रीजन ही चाहिए कि बेस हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों लेता है, why not beta, why not gamma, because the alpha carbon is more stabilized by its resonance। एग्जाम्पल देख सकते हैं मैकेनिज्म। हमारे पास बेस है, बेस ने अल्फा हाइड्रोजन लिया तो अल्फा का हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है अल्फा कार्बन के ऊपर, वो रेजोनेंस में जाएगा कार्बोनिल के साथ, मतलब ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड तैयार करेगा डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब फाइनल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो चला गया, वो कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन अल्फा कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था वो अपनी तरफ खींच लिया। मतलब ये अल्फा कार्बन क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। सो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद अल्फा कार्बन के साथ। इसलिए अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो हमेशा स्टेबलाइज किया जाएगा बाय रेजोनेंस। दैट्स व्हाई अल्फा कार्बन इज मोर एसिडिक।
It means we can make carbon nucleophile easily by treating it with Lewis base. That's all for today. Thank you. Next lecture में हम लेंगे some examples, some name reactions. ऐसी नेम रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तैयार करेंगे by using the base catalyzed reactions. Thank you.